Hello everyone and welcome to this new lesson. In this lesson we are going to talk about chapter 1 of class 8 history NCERT, and in this chapter we are going to cover the whole chapter. I mean not just the important points but the whole summary, so that a whole chapter will be understood. Okay, so let us begin. So first of all, in this chapter you are going to read about the period of studying history. Okay, for example, when the historians write history broadly, they divide history into three major parts, as we know, that is ancient Indian history, medieval and modern. Okay, but how did it happen? So we are going to talk about that कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये आई कैसे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें ये चीज़ भी पता लगेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि जब हम हिस्ट्री लिखते हैं किसी चीज़ की तो सोर्सेस क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल कहानियों के बेसिस पे हिस्ट्री नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए एविडेंसेस होने जरूरी है और वो एविडेंसेस को हम सोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस का होना इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, पहले इनिशियल पीरियडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो जेम्स मिल ने जब लिखना शुरू किया तो 1817 की बात है। तो वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने एक वर्क लिखा, एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसमें उन्होंने इंडिया की जो टोटल हिस्ट्री थी उसको डिवाइड किया तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया? हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। जो हिंदू पीरियड था, हिंदू पीरियड का सिंपल सा अगर हम मतलब निकालें तो वो था कि जब एंशियंट इंडिया चल रहा था, यानी कि पूरा स्टोन एजेस से लेकर के और जितना भी टाइम पीरियड था टिल द रूल ऑफ हर्षा, दैट इज 750 सीई, वो सारा का सारा उसने हिंदू पीरियड में डाल दिया। ठीक है, हालांकि ये वाली जो पीरियडाइजेशन थी वो उसने नहीं लिखी, लेकिन हिंदू पीरियड ऐसे उसने बना दिया कि हर्षा के रूल तक हिंदू पीरियड था। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम जाना शुरू हुए जिसको कि हम मिडिवल इंडिया बोलते हैं, लेकिन ऐसा असल में था नहीं कि वो मुस्लिम पीरियड था, क्योंकि उसमें भी हिंदूज एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन करी उसमें उसने ब्रिटिश पीरियड उसको एज अ मार्क किया, ना कि एज अ क्रिश्चियन पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए इस पे बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है रिलीजन के बेसिस पे, इस पे भी बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि सारे फेथ, सारे रिलीजन जो हिस्ट्री के एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस पीरियड को वो मुस्लिम पीरियड बता रहा है वहां पर हिंदूज के अलावा मुस्लिम्स भी एग्जिस्ट करते हैं और भी नए रिलीजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली उसको मुस्लिम पीरियड बताना गलत होगा, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनका बेसिक मोटिव ये था कि जब ब्रिटिश नहीं आए थे इंडिया में तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो कंट्री को रूल किया करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशियस लोग थे यहाँ पर, और जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडियंस को सिविलाइज बना देगा। ठीक है, सिविलाइज कर देगा। तो इस क्लासिफिकेशन से, यानी कि ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाली, इस क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा हटते हुए जो हिस्टोरियंस, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया हिस्ट्री को, उन्होंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला एंशिएंट, दूसरा मिडिवल एंड तीसरा मॉडर्न। ठीक है, जो हम आज की प्रेजेंट डेट में पढ़ते हैं इसी क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न वाला मॉडल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है तीन पार्ट में डिवाइड करने वाली, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। ठीक है, हमने वेस्टर्न साइड से बोरो किया है, जहां पर मॉडर्निटी का बेसिक मीनिंग जो है, हम किसी भी पीरियड को मॉडर्न पीरियड कब कहते हैं, वो तब कहते हैं जब साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी ऐसी वैल्यूज सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लगती हैं, तो हम उस सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ठीक है, तो मिडिवल जो एक टर्म थी वो बेसिकली डिस्क्राइब की जाती थी उस सोसाइटी के लिए जहां पर ये मॉडर्न वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, कौन सी मॉडर्न वैल्यूज? जहां पर साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, इस तरह की मॉडर्न वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसको मिडिवल सोसाइटी बोला जाता है। ठीक है, और उसके अलावा भी
जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर हम ब्रिटिश पीरियड देखें तो ब्रिटिश पीरियड भी इंडिया के लिए मॉडर्न पीरियड नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया ना तो यहाँ पर इक्वालिटी थी, ना तो यहाँ पर फ्रीडम थी, और ना यहाँ पर लिबर्टी थी, जो कि मॉडर्निटी के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो इसीलिए इसको भी क्रिटिक्स जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया का मॉडर्न पीरियड जो है वो ब्रिटिशर्स के आने से नहीं शुरू होता, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी नहीं थे। ठीक है, तो ये क्रिटिक है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिक है। ठीक है, तो उसके बाद बुक में जो कंसेप्ट है वो है व्हाट इज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री इज डन बाय अनदर कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्फेयर्स, उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये था कॉलोनलाइजेशन। इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में। इसके बाद जो हमें बात करनी है वो है सोर्सेस के बारे में, कि सोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो बुक हमें बताती है कि ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए एक, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो बुक है वो हमें ये भी बताती है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था, जैसे कि तहसीलदार ऑफिस हो गया, कलेक्टर्स ऑफिस हो गया, वहां पर सारे रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे और वो हर चीज को लिख करके रखा करते थे, ताकि बाद में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ पॉलिसी प्लान करनी है, या कुछ भी एग्रीमेंट या कुछ और डिसीजन लेना है, तो वो लिखे हुए मटेरियल को ध्यान में रख करके हो सके, क्योंकि अगर वो चीज़ें लिख करके रखेंगे तो इससे उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को माइंड में रखने में। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है वो है सर्वेस। ठीक है, एक तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गया, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने सर्वेस भी करने शुरू किए, जिससे कि रिकंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प मिलती थी। ठीक है, तो सर्वेस का फायदा क्या होता था कि उससे आप प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो और स्टैटिस्टिक्स मिल जाती हैं आपको। ठीक है, तो बाय अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेस वर कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। ठीक है, ताकि इंडिया की टोपोग्राफी के बारे में पता लग सके किस तरह का लैंड है, और साथ ही साथ रिवेन्यू सर्वेस भी होने लगे। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ लैंड होने लग गया, ताकि टैक्सेस कितने कलेक्ट हो सकेंगे पर्टिकुलर एरिया से उसके बारे में पता लग सके। ठीक है, फिर साथ ही साथ सॉइल के सर्वेज होने लग गए कि किस रीजन की सॉइल किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सूटेबल है। फ्लोरा एंड फौना का भी सर्वे हुआ कि किस तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स किस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, और क्रॉपिंग पैटर्न देखने के लिए भी ये सारे सर्वेज जो थे कंडक्ट किए गए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी सर्वेस वगैरह, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो कास्ट बेस्ड सर्वेज हुआ करते थे, कि पता लग जाए कि किस कास्ट के ज़्यादा लोग रहते हैं। साथ ही साथ रिलीजन और ऑक्यूपेशन के भी सर्वेज हुआ करते थे, कि कौन से लोग किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बोटेनिकल सर्वेज और जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज और फॉरेस्ट सर्वेज भी किए जाते थे। बेसिक पर्पस था एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों का, और इंडिया में कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या वो ब्रिटिशर्स के लिए इकोनॉमिकली यूजफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए किया गया। ठीक है, सो उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर स्लाइड है, तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में लिमिटेशंस की बात करते हैं गाइस। तो लिमिटेशन में क्या है कि सबसे पहले तो ये जो रिकॉर्ड है वो हमें ये बताते हैं कि जो ब्रिटिश हमें बताना चाहते थे। ठीक है, ये हमें सब कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ ऑफिशियल चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात वो लोग छुपाना चाहते थे इन रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने इजीली छुपा ली होगी, और जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे सिर्फ वही वही उन्होंने चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी सिर्फ जिससे कि उनका फ़ायदा हो सके, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो शायद उन्होंने नहीं डाले होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पिलग्रिम अकाउंट्स हो गए, ट्रैवलर ऑटोबायोग्राफीज हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने जो लिखा, या न्यूज़पेपर उस समय शुरू हुआ अगर, तो न्यूज़पेपर में कुछ कुछ छपा करता था। ठीक है, और साथ ही साथ लीडर्स और रिफॉर्मर्स के आइडियाज भी आ रहे थे। नॉवलिस्ट जो थे वो अपने
आइडियाज वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अदर सोर्स बन जाता है अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। बट एक और लिमिटेशन है, वो ये है कि जो ट्राइबल और पेजेंट्स की हिस्ट्री है वो ये लोग हमें नहीं बता पाते हैं। जो भी मतलब ये ट्रैवलर अकाउंट्स हैं और ये जितने भी डिफरेंट पिलग्रिम अकाउंट्स हैं, ये हमें पेजेंट्स और ट्राइबल हिस्ट्री ढंग से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।